हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीर बहादुर सिंह यस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण या वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कूलाम के नियम को सदिश निरूपण में करने से पहले हमें स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानकारी रखना होगा। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों का अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब हम कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में करने से पहले और दूसरी चीज़ क्या जानकारी रखना है कि हम जानते हैं कि जब चार्जेस पास लाते हैं, जब चार्जेस को क्या करते हैं पास पास लाते हैं, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या लगता है, फोर्स लगता है। अगर चार्जेज सेम नेचर के हों, अगर चार्जेज क्या हों, सेम नेचर को, जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर चार्जेज कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, मतलब समान प्रकृति के हैं। ये भी प्लस और ये भी क्या है, प्लस है। तो चार्जेज जब सेम नेचर के होते हैं तो इनके बीच में जो होता है एक रिपल्सन फोर्स या प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार अगर चार्जेज अपोजिट नेचर के हों, एक प्लस और एक क्या है, माइनस है, तो चार्जेज अपोजिट नेचर में जब होते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल लगता है। ठीक, अब चार्जेज के बीच में ये जो चार्जेज है, आवेश जो है, इनके बीच में लगने वाला ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होते हैं, ये हमेशा उसी लाइन में, ये हमेशा उसी लाइन में लगता है जो दोनों चार्जेज को ज्वाइन करता है या जोड़ता है। और साथ ही दोनों चार्जों पर लगने वाला इस फोर्स पर मैग्नीट्यूड भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण भी क्या होते हैं, सेम। इनके फोर्स जो होते हैं, इनके फोर्स का जो परिमाण होता है वो भी क्या होता है, सेम ही होता है। अगर हम इस फोर्स का परिमाण या मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो कूलाम के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम से ये फार्मूला जो निकला था, F बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये जो K है ना, के इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है, मतलब स्थिर वैद्युतिकी नियतांक होता है, जिसका मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो Q1 इंटू Q2 है ना, तो ये Q1 इंटू Q2 का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज मतलब आवेश का परिमाण होता है, और R का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, मतलब आवेश के बीच की क्या होती है, दूरी होती है। तो देखिए इस फार्मूले से हम केवल क्या कर सकते हैं, इन दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का परिमाण कैलकुलेट कर लेते हैं, परंतु इनके डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता है। तो इनके डायरेक्शन को पता करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हमें कूलाम के लॉ को, यानी कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी इनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो तो ज्ञात हो सकता है, परंतु इनके बीच में जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का कैलकुलेट करने के लिए हमें यानी कूलाम के नियम को किस फॉर्म में करना पड़ता है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं इसमें कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं। हमारे पास दो इलेक्ट्रिक क्या है, चार्जेज है, एक Q1 है और एक क्या है, Q2 है। ये हमारे पास दो इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं Q1 और Q2, ठीक है। और Q1 और Q2 रखने के बाद मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो वर्जिन है, जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से हम क्या करते हैं, Q1 की तरफ, इस मूल बिंदु से Q1 की तरफ हम क्या करते हैं, एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं। इस मूल बिंदु से Q1 की तरफ एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं जिसका नाम होता है वेक्टर R1। इसी तरह मूल
मूल बिंदु से, इसी तरह मूल बिंदु से हम क्या करते हैं, दूसरी आवेश बिंदु जो है Q2 है, तो मूल बिंदु से Q2 की तरफ हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर जब ड्रा करते हैं तो इसका मान होता है वेक्टर R2 होता है, जिसको हम लोग स्थिति सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो मूल बिंदु से Q1 की तरफ है तो ये आपका हो गया वेक्टर R1 हो गया, मूल बिंदु से Q2 की तरफ हो गया तो ये वेक्टर क्या हो गया, R2 हो गया है। क्लियर हो गया। यहाँ पर जब भी हम कूलाम के नियम को लिखते हैं तो इसमें चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस को भी लिखा जाता है, यानी जब भी हम कूलाम का नियम, जैसे यहाँ पर कूलाम के नियम में भी है, कूलाम का नियम ए भी है, तो ये Q1 और ये क्या है, Q2 है। जब भी हम कूलाम के नियम को लिखते हैं तो इनमें चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को लिख भी दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि आप इन दोनों चार्जेज के बीच में डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करना होगा। इन दोनों चार्जेज के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी कैलकुलेट या गणना करना होगा। तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग। अगर हम चार्जेज Q1 से Q2, यानी चार्जेस Q1 से कहाँ, Q2, यानी चार्जेस Q1 से Q2 की डायरेक्शन में चलते हैं, चार्जेस Q1 से Q2 के डायरेक्शन में चलते हैं, तो डिस्टेंस का जो मेजर है, डिस्टेंस का क्या है, मेजर, यानी डिस्टेंस का मेजर करें तो कहा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12। मतलब अब सिंपल समझिए, जब हमारा आवेश Q1 से Q2 की तरफ जाता है तो इसका जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस वो होता है वेक्टर R12 होता है। इसी प्रकार जब आवेश Q2 से Q1 की तरफ, आवेश कहाँ जा रहा है, आवेश Q1 से Q2 यानी Q2 से Q1 की तरफ जब जाता है तो इसकी डायरेक्शन तो Q2 से Q1 की तरफ हो रहा है, तो इनके बीच में डिस्प्लेस वेक्टर कितना होगा, वेक्टर R21 होगा। क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि चार्जेस जो होता है सेम नेचर का, अगर चार्जेस यहाँ पर क्या है, सेम नेचर का, नहीं प्लस Q1 है और प्लस क्या है, Q2 है, तो ये सेम नेचर का चार्जेज है। तो सेम नेचर का जब चार्जेज होता है तो इनके बीच में रिपल्सन या प्रतिकर्षण का क्या लगता है, बल लगता है। जब रिपल्सन या प्रतिकर्षण का बल लगता है तो इन दोनों चार्जों को जब ज्वाइन करते हैं, इन दोनों चार्जेज को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन होता है दोनों तरफ का, ये दोनों तरफ का क्या है, लाइन, तो ये आउटर डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, रिपल्सन फोर्स लगता है और एक कार्य करने लगता है। क्लियर हो गया ना। तो Q1 की तरफ है तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर F12 लिखेंगे और Q2 की तरफ क्या लग देंगे, वेक्टर F21। तो वेक्टर F1 को हम बोल सकते हैं फोर्स वन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और वेक्टर F21 को बोल सकते हैं फोर्स वन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 बोल सकते हैं। अर्थात यहाँ बोल सकते हैं कि आवेश Q2 पर Q1, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम चलते हैं कि हम देखते हैं इन फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले आपको पता होगा कि जो सदिश होता है, सदिश बराबर परिमाण गुणे दिशा। परिमाण गुणे क्या होता है, दिशा होता है। तो इन फोर्स पर वेक्टर, यानी इन फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे देखिए, वेक्टर F21, यानी क्या दिया है, वेक्टर F21 इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बटे वेक्टर R12 का स्क्वायर
इंटू, ये तो परिमाण हो गया। अब दिशा देखिए क्या है, दिशा। अब दिशा क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 2 है ना, तो 1 2 की दिशा में मैं बोला हूं कि यहाँ पर सेम इसका क्या होता है, जो ये वेक्टर F21 है ना, तो वेक्टर F21 जो फोर्स है, जो बल है, इसी के सेम विपरीत होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैप R12 होगा, कैप R12 होगा। अब ये जो कैप R12 है, जरा इसको आप समझ लीजिए क्या होता है। कैप R12 का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझिएगा। देखिए एक कैप जो लगता है ना, इसको बोलते हैं एकांक सदिश। क्या होता है, एकांक सदिश। और इसको लगा देने से क्या होता है, जो कैप लग गया ना, एक केवल क्या करता है, दिशा बताने का कार्य करता है। क्या बताने का कार्य करता है, दिशा बताने का कार्य करता है। तो वेक्टर F21 बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे वेक्टर R1 स्क्वायर इंटू क्या हो गया, कैप R1। ये तो मल्टीप्लाई कर दिया गया, क्या करा दिया गया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई होने के बाद अब आगे आप देखेंगे कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस का जो स्क्वायर था ना, तो वहाँ पर मैंने लिख दिया कि एकांक सदिश की इंटू ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब हम इसी प्रकार इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। वेक्टर, अब हम क्या करेंगे, वेक्टर F12 बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे R21 स्क्वायर इंटू कैप, सेम इसका विपरीत हो जाएगा क्या, कैप R21। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर हो गया। अब आपको पता होगा कि जो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करते हैं, तो यहाँ पर देखिए विपरीत है, क्या है, विपरीत है। ये बल ऊपर जा रहा है, ये बल कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो जो दिशा भी है, वो दिशा भी क्या है, विपरीत ही है। क्या है, विपरीत है। इसकी दिशा ऊपर, इसकी दिशा कहाँ है, नीचे है। तो जब विपरीत दिशा, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण क्या कह रहे हैं, 1 व 2 से। तो कूलाम का जो बल सदिश निरूपण करना होता, तो समीकरण 1 व 2 से करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कैप R12 सॉरी, यहाँ पर कैप R21 हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, तो दिशा विपरीत है, तो R12 के विपरीत क्या है, R21 है। तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर 21। देखिए बहुत आसान है, बहुत छोटे में मैंने आपको क्या किया, कि कूलाम के नियम को सदिश निरूपण करके दिखा दिया। क्लियर हो गया ना आपका। यहाँ पर अभी हमारा वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21 प्राप्त हो गया, ठीक। अतः बिंदु Q1 पर Q2 के कारण, जो बिंदु Q1 है, Q2 यानी बिंदु जो है, बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण कार्यरत बल जो था वेक्टर F1, और बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण कार्यरत वैद्युत बल वेक्टर F21 के परिमाण में क्या होता, बराबर तथा दिशा क्या था, विपरीत होता है। और ये जो कूलाम का नियम था, सदिश रोपण था ना, तो कूलाम का नियम जो होता है, न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसी को और भी करने के लिए क्लास 11वीं में आपको बताया गया होगा, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर बताया गया होगा, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर से, ठीक है ना। मतलब क्या हो जाएगा, दो सदिशों का जोड़, दो सदिशों का क्या है, जोड़ है। तो देखिए दो सदिशों का जोड़ होने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो वेक्टर एडिशन होते हैं, तो इसमें होता है कि हमारे कि जो वेक्टर R1 यानी वेक्टर R1 कहाँ गया, देखिए यहाँ पर है ना, वेक्टर R12 और वेक्टर क्या है, 21 है। तो यहाँ पर वेक्टर R12 व वेक्टर R21
कि जो वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है तो वो एक का है क्या वेक्टर r1 है और दूसरे का क्या वेक्टर r2 है। तो इसमें ध्यान देना ये आपको है कि इसमें कंटिन्यूअस होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम वेक्टर r1 ले लेते हैं और इधर का ले लेते हैं वेक्टर r12 ले लेते हैं। क्लियर समझ में आ रहा ना। तो वेक्टर r1 का अगर वैल्यू निकालें तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी यहाँ से वेक्टर r2 और कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे इस तरह से होना चाहिए, आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये देखिए वेक्टर ए हो गया, क्लियर, और यहां से ये हो गया वेक्टर वी हो गया, क्लियर। अब वेक्टर ए और वेक्टर वी ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, क्लियर हो गया ना। अब इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो एक हमारा क्या होगा परिणामी सदिश निकलेगा, जिसको बोलते हैं वेक्टर आर। वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सेम दिख रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि दो कॉन्टिन्यूअस जो हमारे वेक्टर होते हैं इनको ऐड कर देंगे तो तीसरा वाले जो आपका वेक्टर है उसी के क्या होता है बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो हम निकालना चाह रहे हैं वेक्टर r1। क्या लिए हैं वेक्टर r1। जब वेक्टर r1 लिया गया है तो यहाँ पर क्या है कॉन्टिन्यूअस में कौन बनेगा वेक्टर r2 प्लस वेक्टर r21 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी जब वेक्टर r1 लेंगे तो यहाँ पर देखिए वेक्टर r2 की कंटिन्यूअस क्या हो रहा है वेक्टर r21 हो गया। इसको आप यदि पक्षांतर करते तो हो जाएगा वेक्टर r21 इक्वल टू बनेगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार यदि हम इधर का मान निकालें, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर r2 का, किसका निकाला जाए वेक्टर r2 का, वेक्टर r2। तो देखिए वेक्टर r2 यहाँ पर है तो वेक्टर r2 है तो इसमें देखिए ध्यान से यहाँ से मूल बिंदु से q1 की तरफ गया है तो यहाँ पर एक हो गया कंटिन्यूअस वेक्टर और एक इधर हो गया। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे वेक्टर r2 बराबर हो जाएगा वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r12। ध्यान दीजिएगा वेक्टर r1 यहाँ हो गया और यहाँ पर वेक्टर 1 2 हो गया। किसके बराबर हो रहा है वेक्टर r2 हो रहा है। तो यहाँ भी पक्षांतर करेंगे तो वेक्टर r12 बराबर हो जाएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बुकों में जो देखेंगे ना तो इसे थोड़ा सा विस्तृत दिया गया, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता दिया हूँ कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलाम्स लॉ कैसे करना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर।